पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ सिमी भौमिक, अमरीश बलिगा और सुमित बगड़िया। बता दूं फटाफट आपको एशियाई बाजारों का हाल, जहां पर मिला जुला कारोबार है। शंघाई और हांगकांग ये दोनों है कमजोर, 0.5% नीचे हांगकांग है, 1% नीचे शंघाई, लेकिन बाकी बाजार हरे निशान में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। और एसडीएक्स निफ्टी में छाई है थोड़ी सी सुस्ती, 5-7 पॉइंट की गिरावट, कोई खास नहीं। तो कुल मिलाकर मिला जुला कारोबार है। कल जो अमेरिका में बड़ी तेजी हुई उसका कुछ अंदाजा तो था भारतीय बाजारों को, और शायद यही वजह कि हम शुरुआत करने के मूड में, तो अच्छा होगा शुरुआत हो तो आगे बढ़ने की गुंजाइश और जगह बनती हुई नजर आएगी। ओएनजीसी ये है स्टॉक, इस पर राय लेना चाहता हूं सुमित आपसे। क्या वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए खरीदारी का मौका है? दो चीजें मैं पॉजिटिव देख रहा हूं, एक तो क्रूड के दाम उछलकर आए हैं, 6-7% बढ़े हैं, और दूसरा इन्हें कोई एसआर एनर्जी के साथ अरेबियन सी में 350 से 500 बिलियन क्यूबिक फीट की कुछ गैस मिली है, नेचुरल गैस, ये भी खबर आ रही है। तो दो पॉजिटिव खबरें, क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल अनिल जी, आपने एकदम सही कहा। ओएनजीसी में तेजी के संकेत बन रहे हैं। ओएनजीसी के अंदर मेरे पास एक स्ट्रेटेजी भी है, ऑप्शंस में अगर किसी को काम करना हो तो आई थिंक ओएनजीसी में 215 का कॉल ले लेना चाहिए। कल की क्लोजिंग के आसपास ये एट द मनी कॉल है, ₹2.80 के आसपास मिल रहा है, तो इसको आज ओपनिंग में जैसे ही मिले तो ले लेना चाहिए। ₹1.25 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और ऊपर में 6 से 8 रुपए तक की तेजी हमको देखने को मिल सकती है। यानी ₹2.80 वाला कॉल 6 से 8 रुपए तक जा सकता है। ओएनजीसी के लेवल्स का कुछ इस तरह है कि ऊपर में 220 से 225 के लेवल्स तक ऐसा लग रहा है जाना चाहिए। एक बार ऑन द स्पॉट देखेंगे तो 225 के कॉल में ओआई सबसे ज्यादा है, तो जैसे ही ये 225 के पास आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जो रेंज बनेगी वो 225 के आसपास तक की बनेगी। तो 8 से 10 रुपए की चाल मुझे लगता है कि शायद हमको 2 से 3 दिनों में देखने को मिल सकती है। तो प्रेजेंट एक्सपायरी का भी कॉल लेंगे तो इसके अंदर 6 से 8 रुपए बनने की उम्मीद है। ओके, चलिए, तो ये रहा ओएनजीसी पर। भारतीय एयरटेल के शेयर पर भी नजर रहने वाली है, क्योंकि प्रमोटर्स की तरफ से संकेत आ रहे हैं कि शायद वो 6% हिस्सेदारी और खरीद सकते हैं भारतीय एयरटेल में, भारतीय टेलीकॉम के जरिए। और इस समय आप देखिए 44% हिस्सेदारी भारतीय टेलीकॉम भारतीय एयरटेल में ओन करती है। करीब करीब 8,000 करोड़ रुपए वो खर्च करेंगे इस हिस्सेदारी को बढ़ाने के। 50% तक ले जाने का इरादा है प्रमोटर्स का, और इस लिहाज से 6% और खरीदेंगे 8,000 करोड़ में, 44 से हो जाएगी उनकी 50% के आसपास। तो 50% होल्ड करना रणनीति के तौर पर ठीक रहता है, शायद यही सोचकर हिस्सेदारी बढ़ाने का मूड है। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की प्री ओपनिंग सेशन में। बता दूं आपको कि किस तरह के संकेत आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त हमारे प्री ओपनिंग सेशन से। टिक्स आपके सामने हरे निशान में 30 अंक ऊपर है, सेंसेक्स 2 अंक ऊपर है, निफ्टी तो कोई खास बदलाव बड़ा है नहीं सेंसेक्स और निफ्टी में। टाटा मोटर्स 9% ऊपर दिख रहा है, रुपया खुल चुका है 5 पैसे की कमजोरी के साथ, 68.65 का लेवल, तो थोड़ी सी कमजोरी रुपए में। केन इंडिया 2.5% ऊपर है, एचडीएफसी में 1% की तेजी। कमजोर क्या है? इंडसइंड बैंक 9% नीचे, और हीरो मोटोकॉर्प 3% नीचे, हिंडाल्को में 3% का नुकसान, एनटीपीसी 3% नीचे खुल रहा है ऑफर फॉर सेल के दिन। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आपको दिखेंगे इस वक्त शुरुआती कारोबार में, यहां पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील ये एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूं। सिमी चार्ट पर बताएं बेचना चाहिए क्या, क्योंकि खबर ये आ रही कि इकरा ने इनकी रेटिंग जो एनसीडी के लिए है और लॉन्ग टर्म डेट के लिए उसे घटाया है एक नॉच, AA से घटाकर AA- किया है। क्या कह रहे हैं चार्ट्स? जी अनिल जी, कौन सा स्टॉक? जेएसडब्ल्यू स्टील। देखिए अनिल जी, लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में जितना स्ट्रेंथ इस स्टॉक ने दिखाया है, एटलीस्ट मैं तो शायद कोई शॉर्ट कॉल तो नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि मोमेंटम जो था वो अभी भी बरकरार रह सकता था। अगर आज कोई नया मतलब ये बता दें तो मैं 1090 से नीचे जाने का वेट करूंगी। 1090 से नीचे अगर ये स्टॉक मेंटेन करता रहेगा तो 1070 से 1055 तक का टारगेट मिल सकता है। सेल बिलो 1090 ओनली। ओके, तो ये रहा है इस शेयर पर। लेकिन भारतीय एयरटेल जिसका हम बात कर रहे थे कि प्रमोटर्स यहां पर हिस्सेदारी बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, आज ये शेयर भी देखिए मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। हमने देखा है फरवरी सीरीज में अच्छा प्रदर्शन इसने दिखाया है। सिमी, इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? देखिए भारतीय एयरटेल हेमंत एक रिकवरी मोड में है, 300 से नीचे चला गया था, अभी रिकवरी मोड में है, पर जहां पे आ चुका है ये ऑलरेडी इसका रेजिस्टेंस जोन है। पहले भी 330-40 के आसपास ये स्टॉक रेजिस्टेंस फेस किया था और वहां से मेजर करेक्शन देखा था। तो मुझे लगता है कि फ्रेश मोमेंटम आने के लिए 340 का रेंज को क्रॉस करना पड़ेगा, 330 से 40 का रेंज को क्रॉस करना पड़ेगा और उसके ऊपर सस्टेन भी करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो ये बाइंग सस्टेन्ड होगा, नहीं तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करना
करना पड़ेगा। 315 से 340 का रेंज होगा। नीचे मतलब नीचे भी 10 रुपया और 10-15 रुपया और ऊपर में भी 10-15 रुपया जा सकता है। कोई बाइंग कॉल नहीं है, 340 के ऊपर ही फ्रेश बाइंग सजेस्ट कर सकती हूँ। ओके। इसी बीच आप देखिए टाटा मोटर का डीवीआर प्री ओपनिंग सेशन में किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहा है। 8-9% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स के डीवीआर थोड़ा सेटल होता हुआ 2-2.5% मजबूती के साथ, लेकिन फिर भी ये काम काज कर रहा है। टाटा मोटर्स का डीवीआर जी हाँ 9% मजबूती के साथ आज यहाँ पर देखिए खुलेगा। हालांकि अभी ये ट्रेड्स सेटल नहीं है, 9:07 के आसपास आपको सही सौदे मिलेंगे एडजस्ट होने के बाद, लेकिन एक अच्छी तेजी आज इस डीवीआर में देखी जाएगी। कुछ और डीवीआर पर भी नजर रखेंगे मार्केट में। एफआरएल के डीवीआर पर देखते हैं वो किस तरह का आज प्रदर्शन दिखाते हैं। फ्यूचर रिटेल का डीवीआर है और भी कई सारे डीवीआर हैं। जैन इरिगेशन का डीवीआर है, पेंटलून डीवीआर हैं। तो डीवीआर देखना होगा आज जनरली कैसा प्रदर्शन दिखाते हैं। बिल्कुल, तो आज डीवीआर पर रहेगी नजर, खासतौर से टाटा मोटर्स और बाकी जैन इरिगेशन, पेंटलून, फ्यूचर रिटेल टाइप के डीवीआर। ये भी देखते हैं कि सबके साथ ये भी बढ़ते हैं क्या। चलिए, लेकिन एफआई ब्रोकरेज हाउस ने कहां नजर बनाई हुई है ये जानना जरूरी है। और हमारे साथ हर रोज की तरह आज भी जुड़ चुकी है नीति, ये सारी रिपोर्ट्स लेकर। नीति, स्वागत है आपका। बताइए किन शेयरों पर एफआई की नजर है? एनटीपीसी सबसे पहले आज ओएफएस खुलेगा और लंबे समय की जो अनिश्चितता थी विनिवेश को लेकर के वो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। इसलिए नोमुरा निवेश करने की सलाह दे रहा है। 175 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 38% की मौजूदा भाव से तेजी आ सकती है। हालांकि इनका मानना है कि आगे भी विनिवेश कर सकती है सरकार इसमें। टाटा स्टील पर यूबीएस बुलिश है, मेंटेन कर रहा है अपने खरीदारी की सलाह। 330 रुपए तक के लक्ष्य दिए हैं। ये साल इनके लिए काफी मुश्किल भरा था, मगर भारतीय कारोबार से अब इनको अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। और एमआईपी यानी जो मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस का इंट्रोडक्शन है वो इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। दिग्गज स्टील कंपनियों में सीएलएसए का मानना है अल्ट्राटेक में आप निवेश करके चलिए, ये सबसे ज्यादा इनको पसंद है। 3750 रुपए तक के लक्ष्य ये शेयर आपको दिखा सकता है। बैलेंस शीट काफी मजबूत है, निवेश करके चलिए। 28% की मौजूदा भाव से इस शेयर में तेजी आ सकती है। नीति, इसके अलावा और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर एफआईज ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश या बेरिश है? ग्लेनमार्क पे नोमुरा का मेंटेन है बाय का कॉल, यानी खरीदारी की सलाह ये बरकरार रख रहे हैं क्योंकि घरेलू कारोबार से इनको बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद आगे भी जारी है। मगर ट्रिम कर रहे हैं अपने टारगेट प्राइस 1144 से घटा करके 985 रुपए तक का कर दिया है। हालांकि मौजूदा भाव से 32% का अपसाइड अभी भी है। उभरते बाजारों और जो अमेरिका के जो लॉन्चेस है उनसे इनको बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद नहीं है, इससे अपने टारगेट प्राइस घटा रहे हैं मगर मेंटेन कर रहे हैं बाय का कॉल। जुबिलेंट फूड्स पर आज एक तगड़ा ओवरवेट का कॉल आया है मॉर्गन स्टैनले का। टारगेट प्राइस इन्होंने 1550 रुपए तक का दिया है। फास्ट फूड कारोबार मल्टी ईयर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, शहरी मांग में आगे रिकवरी होगी। 54% के एक अपसाइड पोटेंशियल के लिए आप निवेश करके चल सकते हैं जुबिलेंट फूड्स में। पीआई इंडस्ट्रीज पर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच मेंटेन कर रहे हैं अपनी खरीदारी की सलाह। 740 रुपए तक का लक्ष्य ये देख रहे हैं। एग्रोकेम बेट में इनका टॉप प्लेयर है। अच्छे मॉनसून और फसलों की कीमतों में रिकवरी से इसको फायदा होगा। शेयर अपने हिस्टोरिक एवरेज से 10% के डिस्काउंट पर अभी ट्रेड कर रहा है, इसलिए खरीदारी का बेहतरीन मौका है। 740 रुपए तक का लक्ष्य यानी मौजूदा भाव से 34% की तेजी ये शेयर भी आपको दिखा सकता है। बिल्कुल, तो इन सारे शेयरों में नीति जुबिलेंट फूड वर्क्स 1550 का जो लक्ष्य है मॉर्गन का, इस भाव का इंतजार काफी लोगों को है। उम्मीद करें कि जल्दी आता हुआ दिखे। कब आएगा ये पता नहीं, लेकिन चार्ट्स पर कोशिश करते जानने की जुबिलेंट फूड वर्क्स पे 1550 आएगा क्या? सिमी बताएं। देखिए, टाइम देना पड़ेगा। ओवरऑल चार्ट में उतना भी स्ट्रेंथ नहीं है। एक तो बहुत मतलब रिस्की है ये बेट, पर जो टारगेट्स आया है वो लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से आया है। और शॉर्ट टर्म का नजरिया से अगर कोई देखेंगे तो मुझे लगता है कि लॉन्ग जाना है तो जरूर जाइए, पर 940 के नीचे मेंटेन कीजिएगा स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, क्योंकि 940 के नीचे ये स्टॉक फिर से वीक हो जाएगा और ऊपर में 1070 क्रॉस करने के बाद ही इसमें फ्रेश मोमेंटम आ सकता है, जिसका टारगेट 1150 का आ सकता है। 1070 के ऊपर 1150, नहीं तो 940 के नीचे स्टॉप लगा के कोई भी डीप में खरीदारी करने का सलाह होगा मेरे तरफ से। शुगर शेयर भी आज मजबूती के साथ खुलेंगे। 3 से 4 रुपए प्रति किलो चीनी के दाम बढ़ने की बात हो रही है। रेणुका शुगर खासतौर पर नजर रखिएगा, 1.5 से 2% तक की मजबूती यहां देखने को मिल रही है। शुगर शेयर्स में अगर कोई शेयर आपको चुनना हो तो कौन सा अच्छा लगता है इस समय अमरीश, या फिर जो रैली थी वो हो चुकी है जितनी होनी थी?
रैली तो काफी हो चुकी थी पहले, पर मुझे लगता है कि नाउ विद द शुगर प्राइसेस होपफुली मूविंग अप, जो मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि 3-4 रुपए बढ़ेंगे, बट देन आई मीन ऑल्दो आई मीन दे में बिकम प्रॉफिटेबल, पर जो लास्ट इतने सालों का जो लॉसेस है, जो बैलेंस शीट खराब हो चुका है, आई थिंक दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर इट टू रिकवर. तो आई मीन व्हेन द सिचुएशन इज सच, देन यू शुड बी लुकिंग एट द बेस्ट इन द वर्स्ट. तो मुझे लगता है कि बलरामपुर चीनी इज द ओनली वन विच आई थिंक वन कुड लुक एट पिकिंग अप. ओके, तो ये है राय इस वक्त शुगर शेयरों पर. चलिए, ये तो राय इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से आज आपको कहां रखनी चाहिए नजर, और ये हम बताते हैं हर रोज आपको सुबह 7:30 बजे जब खेला जाता है स्टॉक 2020 का मैच. और हर रोज की तरह आज भी हमारे 2 कैप्टन डिम्पी कालरा और हेमंत गई. कौन से हैं उनके 10 प्लेयर्स देख लेते हैं. 10 प्लेयर्स दोनों के, यानी कि 20 वो ट्रेडिंग आइडियाज जो आज आपके लिए काम करेंगे. स्टॉक 2020 का रिकैप. फटाफट से मेरी टीम देख लीजिए. 10 के 10 शेयर आज बाय के हैं हमने. HOEC, वेल्सपन कॉर्प और एबन ऑफशेयर, इन तीनों को इसलिए उतारा कि अलग अलग सेगमेंट में ये क्रूड का एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा. एक्सप्लोरेशन बिजनेस में HOEC है, वेल्सपन 5 बनाने वाली कंपनी, और एबन ऑफशेयर रिग वाली कंपनी है. इसके अलावा टाटा मोटर्स के DVR और टाटा मोटर्स में काफी फर्क आ गया, दोनों ही निफ्टी की कंपनी हो गई. तो टाटा मोटर्स DVR आपको काफी हद तक आज चलता हुआ दिखेगा. EPC इंडस्ट्रीज, इरीगेशन, स्पेशली माइक्रो इरीगेशन के अंदर जो बड़ी कंपनी है, अपने पीयर के मुकाबले ज्यादा बेहतर है, आपको चलती हुई दिखेगी. अक्ष ऑप्टी फाइबर के अंदर भी सरकार ऑप्टिकल फाइबर्स में बड़ा बूस्टर डोज दे सकते हैं. इस बार बजट में फायदा मिलेगा. मान इंफ्रा पे भी आप नजर रखें, यहां पे काफी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बाय किया है. इंफ्रा फोकस के चलते हुए HCC और मान इंफ्रा को बेनिफिट होगा. गुजरात अंबुजा सीमेंट कॉटन एक्सपोर्ट की कंपनी है, अपने आप में USP रखती है, बड़ा बेनिफिशियरी. और उत्तम गालवा स्टील गैल्वेनाइज स्टील की कंपनी है, बड़ा बेनिफिशियरी. स्टील को भी लेकर इस बार मिल सकता है. पूरी टीम पर नजर डालिए और आप देखिए बल्लेबाजों से भरी है. बजट रिलेटेड शेयरों को टीम में शामिल किया गया है. TBG ज्वेलरी कंपनी जिसने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया है इस रनअप में, यहां पर ध्यान रखिए. और एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस होगा तो स्पोर्ट्स को भी फायदा होगा, यहां पर भी नजर रखनी चाहिए. और सरकार का फोकस दरअसल इस बार हाउसिंग फॉर ऑल पर भी रहने वाला है बजट में. नेटको टाइल्स जैसी कंपनियों को फायदा होगा. रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस के चलते सुजलॉन एनर्जी को एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है. और ITI हर बार एक्सपेक्टेशन होती है कि बजट में किस तरह से सरकार की तरफ से एक राहत पैकेज मिलेगा, MTN के साथ मिलेगा, रोड मैप सामने आएगा. इन्हीं खबरों के चलते यहां पर रैली बन सकती है. और जैकॉप, इस पर नजर रखिएगा आप. ये मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक SEZ के रिवाइवल के चलते, एक्सपेक्टेशंस जो बनी है उसके चलते स्टॉक पर भी तेजी देखने को मिल सकती है. SCI, साउथ इंडियन बैंक, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं. जैन इरिगेशन के DVR पर नजर रखिएगा. DVR एज अ पैक काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है. और डिफेंस के ऊपर सरकार के फोकस के चलते फिपा और डिफेंस के ऊपर भी नजर होनी चाहिए. तो 20 के 20 बल्लेबाज और सारे के सारे कैश मार्केट के स्टॉक. हेमंत, आज तो मतलब मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जबरदस्त एक्शन होने वाला है. चलिए 5% तक के रिटर्न्स दिए थे टीम ने, इस तरह के टीम का चयन किया था. वेरी गुड. तो आज भी उम्मीद करें कि ये 20 बल्लेबाज बड़ा जबरदस्त काम करते हुए दिखेंगे. और आप देखिए प्री ओपनिंग सेशन में 60 अंक ऊपर दिख रहा है. सेंसेक्स और निफ्टी 6 अंक मजबूत दिख रहा है. SGX निफ्टी के मुकाबले में थोड़े लाल निशान की बजाय हरे निशान में खुलने के संकेत हमारे लिए आते हुए दिख रहे हैं. अच्छा, कुछ शॉर्ट्स अगर बनाने हो तो बताइए. सुमित, आप बताइए वायदा कारोबार में, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया, IOB और यूको बैंक, इनके लिए थोड़े से या तो रेटिंग कम की गई है या आउटलुक नेगेटिव किया गया है. तो थोड़ी सी नेगेटिव खबरें आ रही रेटिंग एजेंसीज की तरफ से. ऐसे में इनमें से कोई आपको स्टॉक दिखता है जहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है? यदि हाँ तो किसमें? राजेश जी, बैंक ऑफ इंडिया में फिलहाल एक बार सेलिंग दिख रही है और इसके अंदर ऊपर में एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा है 8750 में. कल का क्लोजिंग 86 के आसपास, 8640 के आसपास है. आई थिंक इसके अंदर एक बार शॉर्ट बन सकते हैं. ये स्टॉक का जो एक सपोर्ट दिख रहा है वो 8182, तो इमीडिएटली 8182 तो टेस्ट कर ही सकता है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर शायद ये 8182 का लेवल ब्रेक करे तो शायद ये 75 के भी लेवल दिखा सकता है. तो बैंक ऑफ इंडिया को एक बार शॉर्ट करके काम कर सकते हैं. स्टॉप लॉस ऊपर में रखना पड़ेगा 90 रुपीज का. 90 रुपीज के स्टॉप लॉस से 86-87 के बीच में सेल कर सकते हैं. टारगेट 81 से 80 रुपीज. 25 तारीख को अब रेल बजट है, 29 को यूनियन बजट है. बजट से पहले अमरीश, कोई स्टॉक बजट रिलेटेड आप प्ले करना चाहेंगे? जनरली हम देखते हैं रेलवे, बैंक, डिफेंस, इरिगेशन, इंफ्रा,
लंबी लिस्ट है जहां पर एक तेजी देखने को मिलती है। रिन्यूएबल एनर्जी, आपका कौन से सेक्टर पर फोकस है और फिर वो कौन से शेयर पर? मेरा जो फोकस है रूरल पे है, और रूरल में भी एग्री फोकस्ड है। और एक स्टॉक जो आपने अभी बताया था जेन इरिगेशन, दैट्स वन स्टॉक ऑन विच आई बीन पॉजिटिव ऑन, क्योंकि इरिगेशन सेक्टर के लिए शायद देयर बी अ मेजर बूस्टर, बिकॉज आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग विच विल वर्क आउट, स्पेशली आफ्टर 2 failed monsoons. Although this time monsoons are expected to be normal, but then I think one has to really plan for long term, and that's exactly what I think the government will do. और एक जो आप बात कर रहे थे for affordable housing, I think that's where Syntex would come to play. Okay. And they have a lot of products which can go into affordable housing. तो मुझे लगता है कि Syntex भी काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। Okay. सुमित, अगर आपसे पूछा जाए कि एक शेयर बजट के लिहाज से जिसको आप ट्रेड करना चाहेंगे बजट तक, तो वो कौन सा होगा? वेल देखिए, मुझे बैंकिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छा दिख रहा है पीएसयू बैंक्स में। इसमें ऑलरेडी 100% एनपीए डिक्लेयर कर चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि अब ये स्टॉक का एक लोअर लेवल्स बन चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3 से 6 महीने तक के लिए कंटिन्यूसली बैंक ऑफ बड़ौदा को एक कंटिन्यूस बाय करके चलना चाहिए। नीचे में 125-128 के लेवल भी अगर मिल जाते हैं तो पीएसयू में बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। आई थिंक इसके अंदर एक यहाँ से तेजी बनेगी तो ऊपर के अंदर हमको 160-180 के लेवल तो इजीली देखने को मिलेंगे। तो ये स्टॉक मुझे कंटिन्यूसली तेजी में दिख रहा है, इसके अंदर एक काम करके चलना चाहिए लॉन्ग करके। तो आप ये कह रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा को खरीदे और सामने बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट कर दे, ऐसा फेयर ट्रेड बनाना चाहिए? नहीं, ऐसा फेयर ट्रेड की नहीं, बट बैंक ऑफ इंडिया प्योरली न्यूज के ऊपर है और बैंक ऑफ इंडिया में सिर्फ 7-8 रुपए के लिए या 8 से 10 रुपए के लिए मंदी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम बैंक ऑफ बड़ौदा अगर 5-7 रुपए नीचे आ जाता है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि अब नए लोज देखने को मिलेंगे, बट कि इसके अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी बैंक ऑफ बड़ौदा में। अच्छा सुमित, 30 सेकंड बचे खुलने में, फटाफट एक बात बताइए कि जेट एयरवेज शॉर्ट करेंगे क्या? क्रूड जिस तरह से ऊपर आया है। देखिए, जेट एयरवेज 510 के नीचे जाएगा तो ही शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। आई थिंक ये 525-530 के लेवल मिल जाते हैं तो इसको बाय करके काम करेंगे। स्टॉप लॉस 510, ऊपर में अगर ये स्टॉक ने 580 का लेवल ब्रेक कर दिया तो फिर हमको ऊपर में 650 से 650 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट अगर करना हो तो 510 के नीचे ही, अदरवाइज नहीं। चलिए, 510 टूटेगा तो ही शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। और 550 अभी तो बहुत दूर है उस भाव से। तो अच्छा, जो सेटल हो रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन के भाव वो आपको बता दूं। औरोबिंदो फार्मा 3% ऊपर है, भारतीय इंफ्राटेल 2% ऊपर है, और तीसरा स्टॉक जो आया है आइशर मोटर्स, ये भी मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है। और टाटा मोटर्स का डीवीआर ये 5.5-6% मजबूत है। तो सबसे ज्यादा तेजी यहीं पर बनती हुई दिखेगी जिन शेयरों में आज आप एक्शन देख रहे हैं तेजी की तरफ का प्री ओपनिंग सेशन में। और जो बाहर निकल रहे हैं पीएनबी, वेदांता और केन देख लीजिए, वहां पर भी एक बार नजर डाल लीजिए। पीएनबी में नुकसान है 2% का, वेदांता इनसे खुलते हुए। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर 25 अंक ऊपर सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 3 अंकों की मजबूती, लाल निशान में फिसलने की तैयारी। जी हां, आ चुका है 3 अंक नीचे निफ्टी अब, और सेंसेक्स 8 पॉइंट की तेजी ही बची है। फ्लैट शुरुआत हुई है, दबाव कहां से है? बैंकिंग शेयरों से 50 अंक नीचे बैंक निफ्टी खुला है और वहीं से दबाव। आइए बता दूं आपको कौन से स्टॉक सेक्शन में। पहले कमजोर शेयर बताऊंगा क्योंकि पीएनबी लीड कर रहा है कमजोरी को 1.5% के नुकसान के साथ, लेकिन इसके अलावा एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड, एचडीएफसी। एक्चुअली पीएनबी को छोड़कर बाकी प्राइवेट बैंक सारे लाल निशान में खुले हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि एचडीएफसी, कोटक, इंडसइंड, यस, ये सारे शेयर नीचे खुले हैं। अच्छा, इसके अलावा दिग्गजों में क्या कमजोर है? वेदांता, ये भी निफ्टी से बाहर निकल रहा है, नया नुकसान होना निश्चित है। एनटीपीसी आज ऑफर फॉर सेल है, 122 रुपए की इश्यू प्राइस, फ्लोर प्राइस तय हुई है, लेकिन 2% का नुकसान यहां पर आपको दिखेगा। आईटीसी बजट के पहले इसकी कमजोरी कम होती नजर नहीं आ रही, आज फिर से 1.5% का नुकसान और भेल में 1% की कमजोरी। एनटीपीसी का साथ दे रहा है, पावर ग्रिड 1% नीचे मजबूत, टाटा मोटर्स 1.5% ऊपर, ओएनजीसी 1% ऊपर। ओएनजीसी के लिए अच्छी खबरें आ रही है, मारुति 1% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। देखते हैं हीरो मोटो को भी ऊपर आया है या नहीं, वो भी देखना होगा। चलिए वायदा कारोबार के शेयर तब तक बता दूं आपको। नुकसान में जो टॉप लूजर हैं एनटीपीसी, पीएनबी के अलावा मिड कैप्स में क्रॉम्पटन ग्रीव्स, जेट एयरवेज जिसका अभी मैं सवाल पूछ रहा था 1.5% नीचे खुला है, ये शेयर हैं कमजोरी में। मजबूत क्या है? टाटा डीवीआर 5% ऊपर, भारती 2% ऊपर, भारतीय इंफ्राटेल आई मीन, जुबिलेंट फूडवर्क की हम बात कर रहे थे, मॉर्गन ने 1550 का लक्ष्य दिया है तो उसका फायदा थोड़ा मिल रहा है स्टॉक को, 1.25% मजबूत खुला है। वायदा कारोबार के बैन में इंडिया सीमेंट 1% ऊपर। ये स्टॉक्स हैं एक्शन में इस वक्त तेजी की तरफ। चलिए, लेकिन बाजार में कमजोरी बढ़ती दिख रही है, 7200 की तरफ निफ्टी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 17 अंक नीचे है निफ्टी और 50 अंक नीचे सेंसेक्स, लेकिन बैंक निफ्टी पर नुकसान ज्यादा है, 0.5% का।
हेमंत, कहाँ नजर है आपकी? डीवीआर पर ही नजर है। टाटा मोटर के डीवीआर का जिक्र आपने किया, जैन इरिगेशन का डीवीआर भी देखिए 3-3.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो डीवीआर में आज थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन चीनी कंपनियों में भी देखिए बढ़त है। श्री रेणुका शुगर, बनारी शुगर, काफी सारी शुगर कंपनियां हैं जहां पर बढ़त के साथ आज के सत्र में कारोबार हो रहा है। छोटे मझौले शेयर इतना खराब प्रदर्शन नहीं दिखा रहे हैं जितना दिग्गजों में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, और जाहिर सी बात है 4 दिनों की तेजी के बाद थोड़ा प्रेशर यहां पर बनना भी था। लेकिन आप देखिए कुछ और छोटे मझौले शेयर हैं, सुजलॉन जैसे, जहां पर मजबूती के साथ आज के सत्र में कारोबार हो रहा है। बीएफ यूटिलिटीज कल की जो तेजी थी उसको आज और एक्सटेंड करता हुआ 2% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ आप देखिए औरोबिंदो फार्मा, सन फार्मा, तो फार्मा शेयर थोड़ा मजबूत होते हुए आज के सत्र में दिख रहे हैं। कल भी हमने देखा था थोड़े डिफेंसिव में खरीदारी लौट कर आई थी, लेकिन इस समय अगर आप कंट्रीब्यूटर्स देखें तो अनिल ठीक कल की तरह सूरत आज भी है। आप देखिए आईटीसी, ये वो हैवी वेट है जहां पर एक्सपेक्टेशंस हैं कि बजट में एक्साइज ड्यूटी सिगरेट्स पर बढ़ सकती है, और कल भी ये पिटा था और आज भी देखिए 2% के आसपास की कमजोरी दिखा रहा है। अगर आप देखें तो निफ्टी में सबसे ज्यादा प्रेशर डालने वाला, कंट्रीब्यूटर्स की प्लेट देखेंगे तो आप पाएंगे यही वो स्टॉक होगा जहां पर सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। और राय इसी पर आपसे लेना चाहता हूं, क्या लगता है कि हर बार बजट से पहले जिस तरह से कमजोरी दिखाता है, मेरे ख्याल में आज या कल में 52 वीक लो के आसपास भी पहुंच गया होगा, क्या और गिरावट दिखा सकता है? ये अच्छा मौका है खरीदारी करने का। कल ये नीचे था, एचयूएल ऊपर था, या एचयूएल खरीदना चाहेंगे आप? एचयूएल तो नहीं खरीदूंगा इस वक्त, क्योंकि क्लियरली एज फार एज एफएमसीजी इज कंसर्न, लाइक एचयूएल, डाबर, आई मीन लाइक देयर विल बी अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रेशर फ्रॉम पतंजलि, जहां पे काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं उन लोग। सो आई थिंक आईटीसी कुड बी बॉट एट स्लाइटली लोअर लेवल्स शायद, और 1-2 दिन वी कुड सी सम मोर प्रेशर, बिकॉज आई थिंक द वर्स्ट इज गेटिंग प्राइस्ड इन। और यदि एक्साइज बढ़ता नहीं है, दैट विल बी अ मेजर पॉजिटिव। यदि एक्साइज बढ़ता है, लोग बोलेंगे कि ठीक है अभी बढ़ गया, दिस विल गेट पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर्स, तो शायद वहां से बजट के दिन बड़े उतार चढ़ाव के लिए तैयार हो जाना चाहिए। एब्सोल्युटली, बट आई डोंट थिंक इट विल फॉल टू मच मोर फ्रॉम हियर। यहाँ से द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी फेवरेबल, तो आई थिंक वन शुड बी लुकिंग एट बाइंग आईटीसी। ओके, यहाँ पर आईटीसी खरीदने के लिए कॉन्ट्रा कॉल यहाँ पर ले रहे हैं और उस लिहाज से तेजी करनी चाहिए, लेकिन 7200 के बेहद नजदीक आ रहा है निफ्टी, ये इंटरेस्टिंग लेवल है और इसी पर एक बार राय ली जाए। सुमित, क्या खरीदने का वक्त है या थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? मैं अगर चांस लेना तो अनिल जी यही लेवल है चांस लेने के लिए, 7200 के आसपास जैसे ही आता है तो एक बार बिल्कुल चांस ले सकते हैं, क्योंकि अगर इसने 1 से 2 घंटे अगर 7200 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया तो फिर प्रॉब्लम है निफ्टी के लिए। फिर ये एक ऐसा भी हो सकता है कि इतनी बड़ी तेजी में जो 3-4 दिन से हमको तेजी देखने को मिल रही है, वो तेजी में बिठा के एक सडन सेल ऑफ आ जाए। तो हमको अगर चांस लेना है तो ये 7200 के आसपास का लेवल ही है, 7150 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ से रिकवरी लेता है तो इंटरडे के लिए पहला टारगेट होगा 7270-280। बट एक चीज जरूर ध्यान रखिए, अगर 1-2 घंटा कंटिन्यू 7200 के नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर इसके अंदर एक पैनिक वाला सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। ओके, चलिए आप देखिए करीब 8 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन आईटीसी की वजह से आ रहा है, और कल भी हमने देखा था काफी सारे स्टॉक्स थे आईटी सेक्टर के जो थोड़े से कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे थे, और आज भी देखिए इन्फोसिस, ये वो हैवी वेट है जो दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए हिंडाल्को में तेजी है, जेपी इंफ्रा में दबाव देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का बड़ा एक्सपोजर है जेपी इंफ्रा पर। आप कह रहे थे कि आईसीआईसीआई बैंक और दूसरे बैंक्स के लिए पॉजिटिव है जिस तरह से अब ये लोग एसेट्स ले रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक का करीब 13,000 करोड़ का, आईडीबीआई का 7,000 करोड़ का, और एसबीआई का 6,000 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है इस एक ग्रुप के ऊपर। ये बताइए इन तीनों बैंक में से अगर एक बैंक आपको चुनना हो तो वो कौन सा होगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से? लॉन्ग टर्म के हिसाब से इट विल बी एसबीआई, क्योंकि वट एवर सेड एंड डन दैट्स क्लियरली अ मिरर इमेज ऑफ द इकोनॉमी, और मुझे लगता है कि यहाँ से वी शुड सी द इकोनॉमी इम्प्रूविंग, especially post-budget with the sort of focus which the government has on Make in India and possibly it should have on rural sector. तो मुझे लगता है कि यहाँ से economy will show signs of improvement, and from that point of view with the sort of write-offs which the banks are doing, तो मुझे लगता है कि इसके बाद I think the downside for the PSU bank should get over and we should see some sort of a bounce back and SBI could be the leader. Okay, तो SBI यहाँ पर खरीदारी करने की राय सबसे टॉप पिक के तौर पर बैंकिंग शेयरों में। चलिए कुछ स्टॉक्स जो वॉल्यूम के लिहाज से एक्शन में दिख रहे हैं वो मेरी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं, उन पर एक बार की आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। अंबुजा सीमेंट, ये स्टॉक देखिए बीएससी पर यहाँ पर बड़ा कारोबार होता दिख रहा है, 12,86,000 शेयरों का कारोबार हुआ है अंबुजा सीमेंट में, ये इंटरेस्टिंग है। तो अंबुजा सीमेंट के स्टॉक पर पहले आप नजर रखिए, यहाँ पर 196 रुपए पर लगभग 13 लाख शेयरों का कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो अंबुजा सीमेंट में एक बड़ा ट्रेड यहाँ पर आपको नजर आएगा इस वक्त, पहला स्टॉक।
दूसरा स्टॉक जो मैं देख रहा हूं वो है बायोकॉन, और बायोकॉन में भी लगभग 0.12% हिस्सेदारी बदलती हुई दिख रही है इस स्टॉक की, और 2,40,000 शेयरों का कारोबार यहां पर हुआ है, और ये कारोबार भी बीएसई पर हुआ है 473.15 पर। ये सारे स्टॉक सुमित आप देखते रहिएगा, क्योंकि इन पर मैं आपसे राय लूंगा आपसे कुछ देर में कि कौन सा शेयर खरीदना या बेचना चाहिए वायदा कारोबार में। पहला तो अंबुजा सीमेंट हो गया, दूसरा बायोकॉन हो गया, तीसरा शेयर जो मैं देख रहा हूं वो है थोड़ा कम लिक्विड लेकिन कॉनकोर कंटेनर कॉर्पोरेशन, और यहां पर भी अगर आप देखें तो लगभग 1/4% हिस्सेदारी कॉनकोर की बदल रही है, और वॉल्यूम हुआ है यहां पर लगभग 4,62,000 शेयरों का 1,150 रुपए के आसपास। इन 3 शेयरों में बड़े ट्रेड होते दिख रहे हैं। आपका क्या मन है अगर कोई खरीदारी या बिकवाली करना चाहते हैं इन तीनों में से किसी में? देखिए अनिल जी, तीनों में से अगर बाय करना है तो सबसे पहले अभी ऑन द स्पॉट चूज कर लेना चाहिए बायोकॉन को। बायोकॉन में ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट लेवल से एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ये स्टॉक ऊपर में 485 490 तो शायद हो सकता है कि हमको इंट्राडे में दिखा दे, यानी 3% की तेजी देरी से पॉसिबिलिटी की हमको इंट्राडे में देखने को मिल सकती है। अब जब तक ये बायोकॉन का स्टॉक नीचे में 463 या 460 के लेवल्स के नीचे नहीं जाता है तब तक बायोकॉन में तेजी करे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आज कल और परसों ये 3 दिनों में बायोकॉन में एक अच्छा मूव मिलना चाहिए, जिसके अंदर ये स्टॉक शायद 499 500 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो अगर एक स्टॉक चूज करना है बाय के लिए तो वो तीनों में से बायोकॉन होगा। और कॉनकोर के अंदर अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है जी। कॉनकोर को बाय करने के लिए 1199 1200 के ऊपर जाना होगा, उसके बाद ही बाय हम सजेस्ट करेंगे। तब तक हम इसको एक बार बाय नहीं करेंगे, अवॉइड रखेंगे। 1199 के ऊपर जाते इसके अंदर लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। और जहां तक तीसरा स्टॉक था अंबुजा के अंदर बिल्कुल बाय किया जा सकता है, क्योंकि ओआई डेटा के हिसाब से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ओआई चेंज जो कल हुआ है वो 205 के लेवल्स में ज्यादा हुआ है, और ऊपर में हमको 205 तक ऐसा लग रहा है कि एक बार ये अंबुजा सीमेंट दिखा सकता है। आई थिंक प्रेजेंट लेवल्स पे अंबुजा को अगर लॉन्ग करते हैं तो कुछ ज्यादा बड़ा रिस्क दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज ये जो स्टॉक है पिछले कई दिनों से एक बहुत बड़ी रेंज में चल रहा है, जिसके अंदर नीचे में कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है, जिसमें नीचे में 188 का सपोर्ट बन रहा है और ऊपर के अंदर 200 202 का रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ये मिड लेवल के आसपास है। आई थिंक ऊपर लॉन्ग करके काम कर सकते हैं। इमीडिएटली 200 202 का लेवल टूटेगा तो 205 से 210 तक के लेवल हमको अंबुजा सीमेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो एक सबसे फर्स्ट पिक होगी बायोकॉन, सेकंड अंबुजा, और कॉनकोर को 1199 के बाद ब्रेकआउट आने के बाद। ओके, तो ये रहा इन शेयरों पर। लेकिन आप देखिए बीएफ यूटिलिटीज, बीएफ इन्वेस्टमेंट, ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं अनिल जो आज फिर से अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। बढ़िया बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है कल के मोमेंटम को आज ये फिर से लीड करते हुए। लेकिन मेरी राय मैं आपसे जानना चाहता हूं अमरीश, रेलवे शेयरों के बारे में। आज देखिए कालिंदी, करनेक्स, टेक्सरेल, टीटागढ़, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। 2 दिन बचे हैं रेल बजट के लिए। ये बताइए जिनके पास शेयर हैं वो मुनाफा वसूल कर लें और उसके बाद रेल बजट देखेंगे तो ज्यादा सुखी फील करेंगे, या फिर इन पोजीशंस को कैरी करेंगे रेल बजट तक तो ज्यादा सुखी फील करेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि रेल बजट के बाद अगले जो 15-20 दिन होते हैं वो काफी मुश्किल भरे होते हैं, काफी प्रेशर देखने को मिलता है। क्या ट्रेडर्स को कम से कम प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इन शेयरों में जिनके पास मुनाफा हो रहा है इस समय? नॉर्मली क्या होता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द रेल बजट और इवन द यूनियन बजट, और इस बार जो हम लोग देख रहे हैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। एंड लुकिंग एट द वे द मिनिस्टर हैज बीन वर्किंग, आई थिंक देयर विल बी मोर अनाउंसमेंट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स देन न्यू ट्रेन्स। So new projects should be good for all these companies. तो मुझे लगता है कि people should just hold on for the time being. शायद अच्छे अनाउंसमेंट आ सकते हैं फॉर दीज कंपनी। लेकिन आज देखिए सारे के सारे शेयरों में गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है, दबाव देखने को मिल रहा है। वैसे बाजार का मूड भी कमजोर है, इस बार तो चले भी नहीं है शेयर को, ऐसा नहीं बहुत भागे। मैं आप ये बोल रहे कि बहुत उम्मीद नहीं, ऐसा क्यों आपको उम्मीद नहीं कुछ भी कि बजट में होगा? मुझे तो उम्मीद सारी खत्म क्यों होगी? मुझे तो उम्मीद है बिकॉज दिस बजट कुड बी अ गेम चेंजर, बट जनरली मार्केट में भी लोगों से बात करें तो जो उम्मीद थी लास्ट 2 बजट से, फील क्यों मिल रही है आपको कि मार्केट में किसी को उम्मीद ही नहीं बजट में कुछ होगा? क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट गिरे हैं, आई मीन दिस क्लियरली शोज दैट जो होप रैली हुआ था 18 महीने के लिए, दैट होप रैली इज ओवर। उसके बाद काफी डिस्पेयर देखा है हम लोगों ने मार्केट में। लोगों से बात करते बोलते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है। आई थिंक इन अ वे दैट इज अ सिल्वर लाइनिंग। आई थिंक दैट इज गुड फॉर द मार्केट्स, क्योंकि यदि कुछ भी अच्छा आता है दैट बी टेकन वेरी पॉजिटिवली। होप्स लो हैं, 5 राज्यों के इलेक्शंस भी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं पॉपुलिस्ट बजट भी हो सकता है, यू नेवर नो इस बार। लेकिन आप देखिए अनिल, अब 7,200 के एक बार नीचे गया है निफ्टी, 100 अंक नीचे इस समय सेंसेक्स है। तो 4 दिनों की तेजी के बाद थोड़ा सा मुनाफा वसूली हल्के हो रहे हैं बाजार, ये आप कह सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे एशियाई बाजारों में भी इसी तरह का रुझान है, ऐसा नहीं कि भारतीय बाजार ही अकेले ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत कमजोरी इस समय दिखा रहे हैं। बाकी एशियाई पैक्ट भी देखिए वो भी कमजोरी के साथ ही ट्रेड करता हो, और आज फिर से वही पॉकेट सबसे ज्यादा तेज गिर रहा है जो पिछले कुछ दिनों से गिर रहा था, वो है पीएसयू बैंकिंग पैक्ट।
बैंक ऑफ बड़ौदा आज करीब 1% नीचे है, आईडीबीआई बैंक का 1% नीचे, एसबीआई 1% नीचे, इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक देखिए एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, तो बैंक्स प्रेशर बना रहे हैं। जितना सेंसेक्स गिरा है उतना ही बैंक निफ्टी भी गिरा है, आधे % से ज्यादा की गिरावट। तो शुरुआत वहां से हुई है। जी हाँ, शुरुआत वहीं से हुई है और इसीलिए आप देखिए थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी गिरने वाले शेयरों के अब थोड़ा फेवर में जाता हुआ, मिड कैप्स भी अब थोड़ा सा आप देखिए साथ छोड़ते हुए। आपने जो बैंक की बात की उसी में एक वॉल्यूम वाला स्टॉक मैंने चुना है और वो है एचडीएफसी। एचडीएफसी बैंक नहीं है, एचडीएफसी लिमिटेड है, बड़ा वाला, और यहाँ पर 13,87,000 शेयरों का कारोबार हुआ। ये अच्छा वॉल्यूम कहा जाएगा। एचडीएफसी एक्चुअली हेमंत, जो लोग पुराने बीएससी के वक्त के में जो ट्रेड किया करते थे, अमरीश शायद आपको पता होगा, तब बीएससी में कोड नंबर हुआ करते थे, राइट? आपको पता होगा एचडीएफसी का कोड नंबर क्या है? अभी याद है। हाँ। वन। उस जमाने में लोगों को कोड नंबर याद रहा करते थे कि रिलायंस का कोड नंबर 326 है। इस तरह के कोड चला करते, तब कोड से ज्यादा लोग जाना जाते थे। तो आप एचडीएफसी का कोड नंबर 1 है। एचडीएफसी की बात निकली इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पर। 13,87,000 स्टॉक रहा भी है, नंबर 1 स्टॉक है। बिल्कुल सही है। 13,87,000 शेयरों का कारोबार हुआ है एचडीएफसी में। 1,056 रुपए 50 पैसे पर यह कारोबार हुआ है। 0.1% हिस्सेदारी कंपनी की बदलती हुई दिख रही है। तो ये बताएं कि इस स्टॉक में मौका बनता है, कहीं कोई पोजीशन बन रही है वायदा कारोबार में खरीदारी के लिहाज से? सुमित, आपकी क्या राय है? जी, वायदा कारोबार में सेलिंग की पोजीशन दिखा रहा है। ये स्टॉक के अंदर कंटिन्यूसली एक सेलिंग देखने को मिल रही है और इमीडिएटली अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक के अंदर वीकनेस भी दिखाई दे रही है। 1060 का जो हाईएस्ट ओआई था पुट के अंदर, उसके नीचे भी ये ट्रेड करना स्टार्ट हो गया है। और अभी अगर मैं टेक्निकली भी देखने जाऊं तो 1050 का जो लेवल ब्रेक करने वाला है, उसके बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद एक बार और वीकनेस देखने को मिल सकती है। अगर इसने 1060 के नीचे और सस्टेन करके आधे एक घंटे के लिए एचडीएफसी, तो फिर शायद हमको पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक 1030, 1020 के लेवल तक देखने को मिल सकता है। आई थिंक एक बार बाइंग के लिए वेट करें, इसको रिकवर करने का थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर ये स्टॉक ऊपर में 1060 के ऊपर जाता है दोबारा और सस्टेन करेगा तो ही लॉन्ग करें, अदरवाइज वेट एंड वॉच करें, शायद थोड़ा नीचे और मिल सकता है लॉन्ग करने के लिए। निफ्टी का टॉप लूजर एनटीपीसी है, जिस तरह से ओएफएस अब खुल गया है। और आप देखिए टॉप गेनर टाटा मोटर्स का डीवीआर है, जो निफ्टी में शामिल हो जाएगा, अगर होता तो यही होता। 4% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। हालांकि टाटा मोटर्स बिल्कुल सपाट कारोबार करता हुआ, लेकिन आप देखिए मेटल पैक आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। हिंडाल्को 2% ऊपर, टाटा स्टील 1% ऊपर, सेल 1% मजबूत, इवन जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए 1% की तेजी दिखा रहा है। तो ये एक पैक है जो आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। सिमी, कोई स्टॉक में जहां पर आपको लगता हो तेजी के साथ खेलना हो, इस पैक में आपको लगता है उछाल में बिकवाली करना चाहिए? देखिए हेमंत, शुरू में एक बार अनिल जी पूछा था जेएसडब्ल्यू स्टील में शॉर्ट जाना है कि नहीं। मैंने कहा था कि 1090 से नीचे जाने से ही शॉर्ट करेंगे, नहीं तो जेएसडब्ल्यू स्टील में मेरा जो व्यू था वो पॉजिटिव था। और मुझे लग रहा था जो चार्ट पैटर्न है हेमंत काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है। चार्ट देख के लग रहा है कि 1150-55 के आसपास जाके ये सेटल कर सकता है। तो तीनों चारों जो स्टॉक आपने अभी डिस्कस किया उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील टेक्निकली सबसे अच्छा लग रहा है और 1090 का लेवल छुआ भी नहीं और ये ऊपर आ चुका है। मुझे लगता है कि 1055 तक जा सकता है ये स्टॉक, अगर मार्केट का थोड़ा सा सहारा मिलता है, क्योंकि निफ्टी एकदम बेंचमार्क में आ चुका है 7200 के आसपास। यहाँ से थोड़ा सा रिकवर करना पड़ेगा। निफ्टी अगर सहारा देता है तो ये आज ही 1050-55 तक जाएगा। ओके, तो ये है इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स की राय इन तमाम शेयरों पर। वक्त है आप सबसे विदा लेने का। इस बीच अम्बरीश, सिमी और सुमित, आप तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़कर राय देने के लिए अपनी पूरी तरह से बाजार पर। बिल्कुल, और बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है, लेकिन क्या इस सत्र से कोई उम्मीद रखनी चाहिए? इस पर हमने बात की सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया जी से, और उनका मानना है कि मौजूदा हालात में जेएनयू, रोहित वेमुरा और जाट आरक्षण जैसे मुद्दों के चलते पहले दिन काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। देखो, पॉलिटिक्स अभी जोर से डोमिनेट कर रही है और शत्रु भाव दोनों तरफ बहुत ज्यादा हो गया है, तो दोनों पक्षों में लड़ाइयां तो बहुत होगी, लेकिन दोनों दबाव में हैं। और इस बार मेरा मानना है कि पक्ष भी इस बात के दबाव में है कि बिल्कुल अड़ंगेबाजी की तो अच्छा नहीं होगा। शायद कुछ बिल पास हो जाए। किस तरह के बिल? बैंक्रप्सी अगर मनी बिल बना के ले आए,
आधार को स्टैट्यूटरी बैकिंग मिलनी है, उस तरह का बिल पास हो जाए जो लोकसभा से पास कराने वाली चीजें हैं। जीएसटी होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है उसमें जो वास्तविक बड़े कामों पर हमारी नजर है वो हो पाए। सबसे बड़ी बात जीएसटी है। जीएसटी में मुझे लगता नहीं है कि दोनों तरफ से ईमानदारी से कोई बातचीत या प्रयास इस प्रकार के हैं कि फोर्स कर दें कि आइए 1% कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी का जो आप कह रहे हो कैप लगा दो जीएसटी की रेट को, कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं पॉसिबल है। अलग से कोई तरीका हम निकाल के आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि एक ब्रैकेट के अंदर रहने देंगे, लेकिन हम रेट की गारंटी संविधान में कैसे दे दें, उसको आर्ग्यू करके आप डिफेंसिव में डाल के उनसे बात करते हुए नजर आए। बातचीत तो कहते हैं इनफॉर्मली हो रही है, लेकिन कोई सामने तो आ नहीं रही है। दूसरी बात याद दिला दूं, हमारे ही कार्यक्रम में न्यू इंडिया समिट में वित्त मंत्री जी ने जो बोला था उसको डिकोड करिए। उन्होंने क्या कहा कि 2/3 बहुमत है हमारे पास राज्यसभा में पास कराने को, लेकिन अगर ये हाउस में अड़ंगेबाजी करेंगे तो कैसे पास होगा। तो उसमें बिटवीन द लाइन यही है कि मुश्किल है पास होना। लेकिन संजय जी का यह भी मानना है कि जीएसटी बिल और लैंड बिल तो पास नहीं होगा क्योंकि ये बड़े बिल हैं, लेकिन एंटी करप्शन बिल, बेनामी ट्रांजैक्शन बिल, बैंक्रप्सी कोड जैसे छोटे बिल पास होने की आप उम्मीद कर सकते हैं। ये जो आपने कहा बेनामी ट्रांजैक्शन हो जाना चाहिए, कोई इशू नहीं है। एंटी करप्शन अमेंडमेंट बहुत जरूरी है ताकि ब्यूरोक्रेट लोग प्रोएक्टिवली फाइलों को साइन करना शुरू करें। उस काम में बड़ी रुकावट है, बड़ी चर्चा अभी भी चल रही है कि ब्यूरोक्रेट डरते हैं साहब, इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होती हैं और उसमें फैसले नहीं हो पाते कि ठीकरा अपने गले कौन बांधे, तो ये चक्कर है। वो कानून बनना बहुत जरूरी है मैं समझता हूं, और वो शायद पास हो जाए इस बार। ओके, चलिए तो आज हंगामेदार सेशन की शुरुआत होने वाली है संसद में। सबकी निगाहें इस पर टिकी रहेंगी। सीएनबीसी आवाज आपको ले चलेगा जब वहां पर कामकाज शुरू होगा, लेकिन सबकी नजरें बनी हुई है जी हाँ बजट पर। और वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट तैयार कर चुके हैं। हर कोई उनसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। पावर सेक्टर की क्या उम्मीदें, आइए जानते हैं। और रिन्यूएबल पावर पर गहरी पकड़ रखने वाले एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिन्यू पावर के सीईओ सुमंत सिन्हा साहब। सिन्हा साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। वैसे तो सरकार ने अब तक पूरा फोकस बताया है, रखा है, कई योजनाएं घोषणा भी की है रिन्यूएबल पावर को लेकर, लेकिन जिस तरह से क्रूड के दाम अब इतने कम आ गए, कई लोग ये मानते हैं कि रिन्यूएबल पावर अब उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा। क्या आपको लगता है कि सरकार का फोकस अब भी बरकरार रहेगा इस बजट में रिन्यूएबल पावर को लेकर? देखिए, रिन्यूएबल पावर और क्रूड का ज्यादा कोई संबंध नहीं है। ज्यादा संबंध रिन्यूएबल पावर का कोल के प्राइसेस से ज्यादा है, क्योंकि दोनों ही से पावर का उत्पादन होता है। क्रूड आपको पता ही है कि वो पेट्रोल जैसे चीजों में लगता है, जो रिन्यूएबल एनर्जी यहां नहीं जाता है। तो बात सही है कि सोलर का दाम भी बहुत कम हुआ है, कोल के दाम भी काफी गिरे हैं, और इससे ये होगा कि पूरे देश भर में जो एनर्जी के जो प्राइसेस हैं वो नीचे चले जाएंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा कोई धक्का लगेगा, क्योंकि आज के दिन अगर आप देखें सोलर का दाम ऑलरेडी 4.5 से 5 रुपए तक हो गया है पर यूनिट, और ये काफी कंपेरेटिव है कोल के दामों से भी। कोल के दाम अगर आज देखें आज के जमाने में करीब 4 से 5 रुपए के बीच में पड़ती है, इसलिए और कोल के दाम जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं साल से साल पे साल, लेकिन सोलर या विंड के दाम पूरे 25 साल तक, अगले 25 साल तक फिक्स रहते हैं। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी बहुत कंपेरेटिव हो चुका है प्राइसेस के मामले में, और मुझे लगता नहीं है कि सरकार को इसमें से पीछे हटने की कोई जरूरत है। इनफैक्ट काफी इसको बढ़ोतरी और देनी चाहिए। बिल्कुल, और सरकार का बढ़ावा देने का कामकाज हमने देखा भी है सिन्हा साहब, रहा है। पूरे साल इस तरह की घोषणाएं भी हुई हैं, और अब वक्त आ गया है बजट में इसके ऊपर बजटरी एलोकेशन बढ़ाने का। आपका क्या मानना है? पिछले बार जब हमने देखा था 4,500 करोड़ रुपए का ही एलोकेशन हुआ था तो थोड़ा सा निराशा हुई थी। क्या इस बार दुगना हो सकता है वो एलोकेशन? देखिए, और कई माध्यम हैं बजट के अलावा भी जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी को पैसे आ सकते हैं, फंड्स आ सकते हैं। जैसे अगर आप देखिए कि नेशनल क्लीन एनर्जी फंड है, वो करीब 8,000 करोड़ रुपए उसमें हर साल की बढ़ोतरी होती है। वो अभी क्यूमुलेट हो चुके होगी, कम से कम 15-20 हजार करोड़ रुपए हो चुका है। तो वहां से भी फंड आ सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। दूसरा है, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने ये सेटअप किया है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF, उसमें 20,000 करोड़ का एलोकेशन किया है, और अगेंस्ट 20,000 करोड़ ये उम्मीद है कि और कई सारे इन्वेस्टर्स उसमें आएंगे, तो उस माध्यम से भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काफी फंड्स आ सकते हैं।
तीसरा ये है कि कैबिनेट ने कई डिसीजंस लिए हैं पिछले कुछ महीनों में, जिसमें और काफी एलोकेशन हो चुका है सोलर के लिए, पर्टिकुलरली रूफटॉप के लिए भी और यूटिलिटी स्केल के लिए भी। तो मुझे लगता है काफी सारे अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं। अगर बजट में कुछ अनाउंसमेंट अगर हम देखना चाहते हैं तो वो ये है कि विंड में आज के दिन विंड में काफी इक्विपमेंट पे ड्यूटी लगता है, सोलर पे नहीं लगता है, तो थोड़ा नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड हो रहा है विंड और सोलर के बीच में। तो अगर विंड के जो इक्विपमेंट है उसमें अगर ड्यूटी को कम कर दें तो थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड होगा सोलर के मुकाबले। और दूसरा है कि जीबीआई है, जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव जो विंड में मिलता है वो अगले साल खत्म हो रहा है, उसको अगर उस विजिबिलिटी और दे दें 3-4 साल के लिए तो उससे विंड को भी काफी इंसेंटिव मिलेगा। और लास्ट है कि 80IA बेनिफिट जो जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए, वो अगेन ये अगला साल लास्ट ईयर होगा, उसको भी अगर कम से कम 4-5 साल के लिए और बढ़ा दें इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए तो उससे भी काफी फायदा होगा। तो मुझे लगता है ये अगर 4-5 चीजें अगर फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस कर सकते हैं अपने बजट में तो उससे सोलर को तो खैर काफी इंकरेजमेंट ऑलरेडी मिल रहा है, विंड को भी काफी इंकरेजमेंट मिलेगा और काफी हद तक इससे मुझे लगता है 10,000 मेगावाट जो गवर्नमेंट की जो टारगेट है अगले 1-2 साल के अंदर वो हर ईयर ऐड होने की संभावना काफी बढ़ जाती है फिर। तो यहाँ पर विंड को ज्यादा इस वक्त पुश देने की जरूरत है, ज्यादा इंसेंटिव्स देने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल सिन्हा साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, चूंकि हम सोलार से जुड़े हुए इंडस्ट्री की डिमांड्स पढ़ रहे थे, वो कह रहे थे कि कुछ तो सोलार पार्क्स को लेकर इंसेंटिव दिए जाए और साथ ही कुछ वैट एग्जम्पशन भी हो, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, सोलर पार्क्स के ऊपर तो ऑलरेडी गवर्नमेंट का काफी एक अच्छा प्रोग्राम है। अगर आपको किसी स्टेट ने लैंड एलोकेट किया और अगर आपको कुछ कंडीशंस हैं उसको अगर आपने मीट कर लिया तो गवर्नमेंट की तरफ से एक इंसेंटिव है 30-40 लाख रुपए का पर मेगावाट सोलर पार्क को डेवलप करने के लिए आपको एक कॉस्ट मिल जाता है, एक फंड मिल जाती है। तो इसके बेसिस पे कम से कम 20-25 सोलर पार्क पूरे हिंदुस्तान भर में डेवलप हो रहे हैं और उससे मुझे लगता है अगले 1-2 साल के अंदर काफी सारे मेगावाट जो है सोलर के वो सोलर पार्क में आएंगे, जिसमें काफी एक्सिक्यूशन में आसानी हो जाएगी। वैट का जहां तक सवाल है, देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में सोलर पैनल्स से ज्यादा हो नहीं रहा है, सब हमारा जो है वो इंपोर्ट्स हो रहा है, चाइना से आ रहा है, वो लॉन्ग टर्म कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ फिस्कल इंसेंटिव्स हो, कुछ आउटपुट का कुछ गारंटीड ऑफटेक हो, इस तरह की स्कीम अगर अनाउंस हो जाए, जो मुझे पता है कि DIPP डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन उस पर काम कर रहा है, तो अगर ऐसे कुछ स्कीम्स आए तो उससे मैन्युफैक्चरिंग को भी काफी बढ़ावा मिलेगा और वो लॉन्ग टर्म के लिए देश के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, शुक्रिया सर आज CNBC आवाज पर आने के लिए और बजट से उम्मीदों पर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। और बाजार पर नजर रखिए, 7,200 के नीचे इस समय निफ्टी खिसकता हुआ, सेंसेक्स देखिए 125 पॉइंट नीचे है। कुछ देर पहले हम आपको कह रहे थे कि रेलवे शेयरों में नजर रखिए, यहां पर दबाव दिखना शुरू हो गया है। और अब आपको एजुकेशन शेयरों पर भी नजर रखनी चाहिए। ट्री हाउस जो दौड़ लगा रहा था, एवरॉन एजुकेशन, करियर पॉइंट, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जो थोड़ा सा प्रेशर के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर बाजार की कमजोरी के साथ ये शेयर भी कमजोर होते हुए। चलिए अब एक और राय आपके सामने रखते हैं। बाजार पर संजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो CIO हैं PNB मेटलाइफ इंश्योरेंस के। स्वागत है सर आपका CNBC आवाज पर। ये बताइए क्या लग रहा है बाजार का डायरेक्शन? यहां से हमने देखा है कच्चा तेल स्टेबल होता है तो भारतीय बाजार स्टेबल रहते हैं। 5 दिन कच्चा तेल चला तो भारतीय बाजारों में 4 दिन तेजी हुई है। यहां से तेजी क्या और बन सकती है? क्या व्यू बन रहा है मार्केट का? देखिए, वॉलेटिलिटी इज द न्यू नॉर्मल। सो वॉलेटिलिटी चलता रहेगा बाजार में। अगर आप देखें तो इंडियन इकोनॉमी उसमें ग्रेजुअल रिकवरी देखी जा रही है। आपको वेरियस ग्रीन शूट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं जो दिखाते हैं कि रिकवरी हो रही है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अर्निंग्स जो भी आई थी वो काफी बॉटम आउट हो चुकी है और सेकेंड हाफ से आपको इनमें इंप्रूवमेंट देखा जाएगा। और उसमें एक मेन कंट्रीब्यूशन 7 सेंट्रल पे कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं लोअर इंटरेस्ट रेट्स भी होंगे। सो अगर इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी में रहा जो RBI का है और फिस्कल डेफिसिट भी वही रहा जो आसपास एस्टिमेटेड है, लेट्स अराउंड 3.5%, थोड़ी बहुत स्लिपेज हो सकती है, तो ईजिंग की चांसेस हैं। और एक मॉडेस्ट पिकअप इन इन्वेस्टमेंट साइकिल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इंडियन इकोनॉमी का जो पाथ है वो काफी सॉलिड है, इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। जहां प्रॉब्लम देखी जा रही है और जहां से इंडिया की काफी कोरिलेशन देखी जा रही है इंडियन मार्केट्स की, वो है ग्लोबल मार्केट्स। तो जैसा कि आपने कहा, क्रूड में काफी वॉलेटिलिटी है, कमोडिटी मार्केट्स में भी वॉलेटिलिटी है। अब देखिए लास्ट वीक यूरोपियन बैंक्स पे कंसर्न आ गए हैं, लोग इक्विटी और करेंसीज फॉल के बाद अभी क्रेडिट फॉल की बात कर रहे हैं, क्रेडिट डिफॉल्ट्स की बात कर रहे हैं।
इस तरह के कंसर्न्स आते जा रहे हैं और वहां से जो इम्पैक्ट हो रहा है इंडियन मार्केट्स पे वो काफी डायरेक्ट है, कपलिंग बहुत डायरेक्ट है और वहीं से आपको वॉलेटिलिटी देखा जा रहा है। सो फॉर एग्जांपल और एडिशनली मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जो सेंट्रल बैंक्स के पॉलिसी एक्शंस हैं जी और उनके जो कमेंट्रीज हैं और उनके इम्प्लीकेशन जो हो रहे हैं ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया, उसकी वजह से भी काफी वॉलेटिलिटी हो रही है। तो दुनिया भर में जो उतार चढ़ाव है उसका असर भारतीय बाजारों पर भी दिख रहा है और आज भारतीय बाजारों ने हांगकांग और चीन के बाजार पर रिएक्शन देना सही समझा है और इसी के लिहाज से आप देखिए 0.5% की कमजोरी अब हो चुकी है। 7,200 के अच्छा नीचे अब निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा है। 150 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में हो चुका है और बैंक निफ्टी को देखिए यहां पर मार्च ज्यादा पड़ती दिख रही, लगभग 150 अंकों का नुकसान बैंक निफ्टी पर। तो कुछ हद तक थोड़ी सी ये कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड सी सेलिंग हो रही है और 7,200 के नीचे टिकता हुआ दिखा है निफ्टी। तो काफी स्टॉप लॉसेस यहां पर शायद ट्रिगर होते हुए दिखेंगे लोगों के। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं संजय जी, क्या उनके लिए आपको लगता है कि ये सही मौका है खरीदारी करने का या थोड़ा और इंतजार करने में हर्ज नहीं, बजट के बाद भी आराम से ये कई बाजार भाग नहीं जाने वाला है, मौका मिलेगा? देखिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो वैल्यूएशन अभी है वो काफी अट्रैक्टिव है। अगर आप कंसेंसस एस्टिमेट्स देखें तो हाई डबल डिजिट्स में है। मेरे ख्याल से उसमें कुछ लोअरिंग हो सकते हैं, वो कम हो सकते हैं जो एक्चुअल अर्निंग्स आए आपको FY17 में। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो जो इंडियन इकोनॉमी की रिकवरी है और इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है इमर्जिंग मार्केट्स पे, उस पर हम बात करते रहते हैं। अगर आप देखें तो बाकी जो ब्राजील वगैरह हैं, ब्राजील, रशिया एक्सेट्रा, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ काफी प्रॉब्लम में है, काफी चैलेंजिंग है और इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज अभी भी वर्ल्ड में। तो मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल डायरेक्शन इकोनॉमी की कंपनीज की, मोस्ट ऑफ द कंपनी स्पेशली कंजम्पशन और रिटेल ओरिएंटेड जो कंपनीज हैं वो अच्छी है। जो एक प्रॉब्लम देखी जा रही है इंडियन इकोनॉमी में वो है रूरल इकोनॉमी में जी, राइट। और रूरल इकोनॉमी की वजह है 2 ड्रॉट्स हो गए, 2 कंसेक्यूटिव ड्रॉट्स और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो आने वाली बजट है उसमें गवर्नमेंट के एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होगी रूरल इकोनॉमी के बारे में। सो जो इरिगेशन फैसिलिटीज एक्सेट्रा, स्टोरेज फैसिलिटीज और काफी बूस्ट मिलेगा रूरल इकोनॉमी को। लेकिन इस समय आप देखिए जो चिंता बाजार को सता रही है वो PSU बैंक्स की तरफ से है। आज देखिए आप बाजार गिराया करीब करीब सेंसेक्स 150 पॉइंट, बैंक निफ्टी ज्यादा गिरा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी गिरे हैं। लेकिन जो FNO में मैं देख रहा हूं 10 गिरने वाले बैंकों में तो 8 तो PSU बैंक ही हैं। PNB चलिए समझ में आता है कि निफ्टी से बाहर हो रहा है, थोड़ा चिंता है, लेकिन SBI 2.5% नीचे, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कर्नाटका बैंक, लंबी लिस्ट है। 8 शेयर FNO में गिरने वाले अगर बैंक्स ही हो टॉप 10 में तो थोड़ी चिंता की बात है। बैंक्स गिरावट में आप खरीदेंगे या अवॉइड करेंगे? देखिए जो रिटेल ओरिएंटेड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो अर्बन फेसिंग हैं उन पे मैं भी ज्यादा फोकस करूंगा। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनमें जो प्रॉब्लम है वो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जो भी AQR एसेट क्वालिटी रिव्यू का जो नतीजा निकला है और जो RBI ने क्लीन अप एक्सरसाइज करवा रही है, तो उसको जरा होने में टाइम लगेगा। ये जैसे कि मैंने कहा वेट करेंगे, इनको और थोड़ा थमने देंगे, गिरने देंगे, उसके बाद खरीदेंगे PSU बैंक्स को। देखिए इस वक्त जो मेरा प्रेफरेंस है वो लार्जली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे है और विद इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑल्सो मैं रिटेल ओरिएंटेड पे फोकस करूंगा। सो जो कॉर्पोरेट ओरिएंटेड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उनको अभी मैं अवॉइड करूंगा। चलिए, तो अभी बैंक्स को थोड़ा सा अवॉइड करने में हर्ज नहीं, लेकिन फिर ऐसे में पैसा लगाना कहाँ है? कौन से सेक्टर्स आपको आकर्षक दिख रहे हैं जहां आपको लगता है कि बजट के पहले या बजट के बाद जो लोगों का व्यू हो, पहले लगाना हो तो पहले लगाएं, बाद में लगाना हो बाद में लगाएं, जहां पर मौके देखे जा सकते हैं? देखिए ये ब्रॉडली अभी 2 थीम्स आप देख सकते हैं, एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर पे और दूसरा कंजम्पशन रिलेटेड थीम्स पे। सो पहले मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करता हूं। इस सेक्टर का US के साथ काफी स्ट्रांग कोरिलेशन है, राइट। और US इकोनॉमी इवन दो OECD ने थोड़े ग्रोथ आउटलुक लोअर कर दिया है, अभी भी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलप्ड मार्केट इकोनॉमीज है, राइट। और जो सम ज्योग्राफीज जैसे यूरोप वगैरह थे, जापान, इनमें जो आउटसोर्सिंग के प्रति जो थोड़ी एडवर्सिटी थी वो अभी ओपन अप हो रही है। तो ये 2 नई ज्योग्राफीज आ रहे हैं और इसके अलावा नए डोमेन लाइक स्मैक, सोशल मोबाइल एनालिटिक्स, क्लाउड और डिजिटलाइजेशन, ये जो डोमेन हैं इनमें काफी स्ट्रांग हेल्दी ग्रोथ दिखा जा रहा है।
इनफैक्ट इसमें 30% प्लस ग्रोथ देखे जा रहे हैं। तो न्यू ज्योग्राफीज, न्यू वर्टिकल्स और प्लस यूएस ट्रैक्शन जो चला रहा है, इन सब की वजह से आईटी सेक्टर में मैं काफी बुलिश हूं। और इसके अलावा जो जैसा कि मैंने कहा 7th सेंट्रल पे कमीशन रिकमेंडेशन, होपफुली उसका इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप बजट में देखने को मिलेगा, प्लस ओरॉप इम्प्लीमेंटेशन भी। सो इसकी वजह से कंजम्पशन पे काफी बूस्ट आने वाला है। सो कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए, आपके हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई। सो इस तरह की कंपनी में मेरा काफी अभी फोकस है। आज जनरल आप देखिए सारे के सारे सेक्टर्स लाल निशान में, केवल एक सेक्टर जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है वो मेटल सेक्टर है। हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू टॉप 5 एफएनओ गेनर्स में दरअसल 4 बल्कि 3 भी क्यों, जिंदल स्टील एंड पावर को भी आप थोड़ा बहुत मेटल मान सकते हैं। तो आप देखिए 5 में बढ़ने वालों में एक तो है टाटा मोटर्स डीवीआर जो शामिल हो रहा है इंडेक्स में, ये तो चलिए समझ में आता है, लेकिन बाकी जो 4 हैं वो दरअसल मेटल सेक्टर के शेयर हैं। मेटल्स पर आपका क्या व्यू है? देखिए सब लोग मंदी में थे, कह रहे थे मेटल्स नहीं खरीदना चाहिए, काफी दबाव देखने को मिलेगा, दूर से भी हाथ लगाना नहीं चाहते थे मेटल्स में। क्या इस समय गिरावट में खरीदारी करना चाहिए या आपको लगता है कि ट्रेडिंग बाउंसेस हैं जो देखने को मिल रहे हैं अभी भी, जब तक चाइना नहीं सुधरता तब तक इसमें कोई राहत की बात नहीं है? बिल्कुल। सो मेटल सेक्टर क्या है, ये बिल्कुल ग्लोबली लिंक कमोडिटी है। सो इस पे आपको चाइना के व्यूज और चाइना में क्या प्रोडक्शन डायरेक्शंस हैं उसका काफी इंपैक्ट होता है। सो इस पे एक कॉल लेना कि ये बॉटम आउट हो गया है या फिर ये ट्रेडिंग बाउंस बैक है, ये कहना मुश्किल है क्योंकि ये लार्जली चाइना डोमिनेटेड कमोडिटी है। सो इस पे मैं अभी बेरिश हूं और अभी रहूंगा जब तक कि कोई क्लियर डायरेक्शन न दिखे ग्लोबली कि कमोडिटीज कहां जा रही है। अनिल, मारुति एक और ऐसा स्टॉक है जो 1% मजबूत है। चर्चा ये चल रही है कि मारुति के मैनेजमेंट की बैठक होने वाली है, देखना होगा मनसर के जो प्लांट उनका बंद था उसके बाद वो किस तरह का फैसला लेते हैं, चालू होगा प्लांट या फिर कामकाज ठप रहेगा। लेकिन इससे पहले शेयर यही बता रहा है कि शायद चालू हो सकता है प्लांट जो बंद था। 1% की मजबूती मारुति के शेयर में देखने को मिल रही है, कमजोर बाजार में ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। बिल्कुल, तो ये इस वक्त मारुति के लिए एक अच्छी ट्रेडिंग बाउंस बैक दिख रही है। लेकिन देख लेते हैं बजट के लिहाज से आपके लिए कहां है निवेश के मौके। बजट की टॉप पिक्स लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च दलजीत सिंह कोहली। दलजीत जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आपकी पहली पिक के तौर पर मैं देखा था ओएनजीसी आपने चुना है बजट से पहले खरीदारी के लिहाज से, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी। बजट के हिसाब से भी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी, क्योंकि ये मान के चलना चाहिए कि बजट में कुछ आया या नहीं आया पर आपके पास ऐसा शेयर होना चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो को आगे अच्छा रिटर्न दे सके। तो हमारा मानना है कि ओएनजीसी वहां पे एकदम फिट बैठता है। बजट में क्या बेनिफिट आ सकता है कि इनके ऊपर आज की डेट में 4,500 रुपए पर टन की सेस लग रही है, जो कि जब $100 का रेट होता था क्रूड का तब फिक्स की गई थी। अब क्योंकि क्रूड का रेट $30 आ गया है तो ऐसी एक्सपेक्टेशन है और कंपनी की ये मांग है सरकार से कि इसको घटा के एड वैलोरम पे किया जाए, यानी कि क्रूड के प्राइस से रिलेट कर दिया जाए। अगर ये हो जाती है, अगर ये मांग मानी जाती है तो इसका लगभग 20% प्रॉफिट के ऊपर असर पड़ेगा ओएनजीसी के। मतलब कि ओएनजीसी का अगले साल का प्रॉफिट 20% बढ़ सकता है अगर ये सेस जो है वो एड वैलोरम कर दिया जाए। हम ये नहीं कह रहे सेस हटा दिया जाए, लेकिन उसको बेसिस कैलकुलेशन का बदल दिया जाए। यदि ये हो गया तो, अगर ये नहीं हुआ तो भी आपके पास आज की डेट में 220 रुपए में ओएनजीसी जो है वो $5 पर बैरल के एक ऑयल इक्विवेलेंट पे मिल रहा है, जो कि दुनिया में सबसे चीपेस्ट प्राइस है किसी भी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी का। तो एक साल का अगर आप व्यू लेते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा स्पॉट आ सकता है, क्योंकि क्रूड $30 पे एक साल बाद शायद नहीं रहेगा और ये अगर बेनिफिट्स इसका मिल गया तो दोनों तरीके से आपके लिए ट्रिगर अच्छा हो सकता है। ओके, तो ओएनजीसी ये वो स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, बजट के लिहाज से भी आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। दलजीत जी, दूसरा शेयर बताइए कौन सा है? दूसरा शेयर हमने चुना है टाटा मोटर्स। अब यहां पर भी दोनों रीजन है। तो पहले हम बजट क्योंकि बात कर रहे हैं बजट की, तो बजट ट्रिगर की बात करेंगे। हमने सुना है कई बार मिनिस्टर साहब को कहते हुए, रोड मिनिस्टर को, कि हम वो एक स्क्रैपेज पॉलिसी लाना चाहते हैं, जैसे कि कैश और क्लिंकर यूएस में हुआ था, जिसमें पुरानी गाड़ियों को हटाने के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। यदि इस तरीके की कोई पॉलिसी आती है तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को मिल सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में बहुत पुरानी गाड़ियां आप
आपको 20 साल 30 साल 40 साल पुरानी गाड़ियां भी मिलती हैं। उनको हटाने से दो फायदे होते हैं, एक तो पोल्यूशन को आप कंट्रोल कर पाते हैं और दूसरा ये कि मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। तो जो फ्लीट ओनर्स हैं वो इस पॉलिसी को बहुत ज्यादा अच्छे से अडॉप्ट कर सकेंगे, तो वो एक बड़ा बेनिफिट टाटा मोटर्स के लिए हो सकता है। दूसरी चीज, अगर ये नहीं आए तो क्या हो, तो हम देखते हैं कि टाटा मोटर्स का जो स्टॉक इस समय बिहेव कर रहा है जिस तरीके से, वहां पर लगातार अच्छे नंबर्स आने के बावजूद स्टॉक प्राइस में कुछ अच्छा मूवमेंट नहीं है, बिकॉज लोगों को डर है कि शायद चाइना का जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा है और वहां पे बहुत उतना अच्छा नहीं कर पा रही है कंपनी। वो ठीक बात है, लेकिन उसके बदले में अगर आप देखें तो JLR बाकी दुनिया के सब ज्योग्राफीज में बहुत अच्छा कर रहा है, और जो इंडिया में उनका जो डोमेस्टिक बिजनेस था, जो कमर्शियल व्हीकल का, जो पिछले 4 साल से एकदम ठप पड़ा हुआ था, वहां पे एक अच्छा ग्रोथ हमें पिछले 2 क्वार्टर से लगातार 30% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये जो लॉस मेकिंग बिजनेस था वो प्रॉफिट मेकिंग हो गया, बाकी ज्योग्राफीज में अच्छा कर रहा है, तो जो थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट चाइना का है वो उसमें टेकन केयर ऑफ हो गया। तो मुझे लगता है कि अगेन फंडामेंटली हम देखें तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स टाटा मोटर्स के बहुत अच्छे हैं, और अगर ये बजट का स्क्रैपेज वाली पॉलिसी कुछ आ गई तो वे एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। ये डिस्क्लेमर ये होगा कि हमारी कोई भी नॉलेज नहीं है कि ये सब पॉलिसी मैटर में क्या चेंज हो सकते हैं। ये सब जो हमारी अंडरस्टैंडिंग न्यूज़पेपर रिपोर्ट से पढ़ के, कंपनी मैनेजमेंट से बात करके या स्ट्रीट्स के अंडरस्टैंडिंग से ही है, पर ऐसा कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है जिसमें हमें कोई इन्फॉर्मेशन हो। बिल्कुल। तो ये 2 स्टॉक हैं, ONGC और टाटा मोटर्स, जहां पर आप बजट के पहले भी और बजट के बाद भी निवेश के लिए आज से कर सकते हैं खरीदारी। ये राय है दलजीत सिंह कोहली की। ONGC का लक्ष्य 263 रुपए का और टाटा मोटर्स की उनकी खरीदारी की राय और लक्ष्य 496 का। दलजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इन तमाम बजट पिक्स को हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो बाजार ने शुरुआत तो थोड़ी मजबूती के साथ की, लेकिन दबाव बनता हुआ दिख रहा है। 7200 के नीचे है निफ्टी, देखना होगा आगे सेशन किस तरह का रहता है। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर होगी नजर और आपके सवालों के जवाब देंगे सौदा आपका में। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।